वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? डेली हम लोग की हिस्ट्री क्लासेस तो डेली चली रही थी और वो चलती ही रहेगी। इसके साथ साथ अब हमारी डेली पॉलिटिकल की क्लासेस डेली लगेगी, तो आप इसकी वीडियो को भी देखते रहना और हमारी क्लास को अटेंड करना जरूर। आज का हमारा टॉपिक है संविधान का निर्माण। अब संविधान का निर्माण करना है मतलब पूरे भारत का कानून बनाना एक आसान कार्य तो नहीं है। उसका उसको कार्य को करने के लिए, यानी अगर एग्जाम्पल फॉर दिया जाए तो देखिए, एक फैमिली होती है, एक स्मॉल फैमिली होती है, एक लॉन्ग फैमिली होती है। स्मॉल फैमिली की मतलब देखा जाए तो एक लॉन्ग फैमिली को भी चलाने के लिए हमें बहुत सुचारू रूप से कानून चलाना पड़ता है, तब जाके लोग बाग एकजुट होकर रह सकते हैं, एक साथ रहते हैं। अदरवाइज अगर उस फैमिली में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा कि सबकी स्वतंत्रता ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो वो फैमिली एक साथ नहीं रह सकती है। फिर वो कई कई जगह पे बढ़ जाती है, बंटवारा हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे भारत की संविधान है, इसकी विविधता, इतना बड़ा विविधता विशाल भारत हमारा, इसकी संविधान को बनाना एक आसान कार्य नहीं था। और जब ये संविधान का निर्माण करवाया जा रहा था तो उसी दौरान ही भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो रहा था। तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो इसमें दस 10 लाख से ज्यादा लोगों की तो जानें चली गई थी। बहुत भीषण वक्त था ये हमारे लिए। तो इस दौरान ही, इसी बीच ही संविधान का निर्माण करना, द्वितीय विश्व युद्ध का होना, इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करते करते धीरे धीरे संविधान की कई बैठकें हुई। कब कब हुई, कैसी हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, तो इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे संविधान का निर्माण, अब संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले जैसे कि हम पढ़ते हैं कि संविधान का निर्माण, अब संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले एक एम एन रॉय नाम के वामपंथी आंदोलन के क्या थे, नेता थे। 1934 में उनके माइंड में आया और उन्होंने संविधान के निर्माण की बात अपने लोगों के सामने रखी कि हमें एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण करना चाहिए। ये वामपंथी, ये कौन थे? एम एन रॉय। सबसे पहले जिनके दिमाग में आया वो एम एन रॉय। और कब आया था? 1934 में। और कौन थे ये? वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। इसके बाद में 1935 में, इस बाद में क्या हुआ? 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने के दिमाग में ये बात आई कि संविधान का निर्माण करवाना चाहिए। इसके बाद में क्या हुआ? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, किसकी ओर से? भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये मुहिम रखा कि हमारे भारत का भी एक स्वतंत्र संविधान होना चाहिए। और इस स्वतंत्र संविधान जो है, ये इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये हमारे नागरिकों द्वारा एकल मत वोट के द्वारा, मतलब मत के द्वारा इसको संविधान का निर्माण हमारे होना चाहिए। इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये बात किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1938 में ये बात उन्होंने बोली थी, तो ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने इस बात को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जब इस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे भारत का निर्माण में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, हमारी ही जनता के द्वारा, एक मत के द्वारा उसको कंप्लीट करवाया जाना चाहिए। बात किन्होंने बोली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोली थी, 1938 में बोली थी। और इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस बात को जब ब्रिटिश
सरकार ने स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने ये जो हमारा संविधान सभा का निर्माण होना था, किसके द्वारा होना था? कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा। अब ये कैबिनेट मिशन से ब्रिटिश सरकार ने एक सदस्य को भेजा और मंत्रिमंडल से एक सदस्य को भेजा एक प्रस्ताव के साथ में कि हाँ भारत का, उनको और कब भेजा था? 1992 में भेजा था, सॉरी 1942 में भेजा था, और एक प्रस्ताव के साथ में कि भारत का जो है संविधान का निर्माण होना चाहिए। जब ये प्रस्ताव लाके भारत के सामने उन्होंने पेश किए, जब कैबिनेट मिशन से व्यक्ति आया और उन्होंने पेश किया, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थे, यानी उसी टाइम पे तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी होना था, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थे वो इस बात को अस्वीकार कर गए कि भारत का संविधान का निर्माण धर्म के आधार पर होना चाहिए, यानी हमारे धर्म के हिसाब से हमारा संविधान अलग होना चाहिए और दूसरे धर्मों का संविधान अलग होना चाहिए। तो इस तरह से उस टाइम पे भी संविधान के निर्माण का बहिष्कार किया गया था। इसके बाद कैबिनेट मिशन के द्वारा नवंबर 1946 में संविधान का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 में संविधान का गठन किया गया। अब गठन किया गया तो इसकी विशेषताएं जो थी वो निम्न प्रकार थी। सबसे पहले जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जब उसका गठन किया गया तो कितनी सीटें आवंटित हुई टोटल? इसमें फर्स्ट लिखिए कि टोटल 379 सीटें दी गई। संविधान सभा को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? 379। अब इसमें से उस टाइम पे क्या था? भारत जो था, भारत में ही दो तरह के लोग रहा करते थे। एक तो ब्रिटिश भारत था। ब्रिटिश भारत इसको इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि उस भारत पे ब्रिटिश की रानी का आधिपत्य था, उसी के अधीन सारे कार्य किया करते थे, यानी उसी के अंडर में रहकर के जो आधे जो भारतीय थे उसी के अंडर में किया करते थे। और दूसरी थी देशी रियासतें। एक तो था भारत ब्रिटिश, ब्रिटिश भारत जिसको बोला जाता था, और दूसरा जो था देशी रियासतें। अब ये देशी रियासतें थे, ये अपने मन मर्जी के थे, ये ब्रिटिश राज्य के, ब्रिटिश की जो रानी थी उसके अधीन कार्य नहीं किया करते थे, ये अपनी मन मर्जियां किया करते थे। इनका जो मन होता था उसमें विलय हो जाते थे, जब मन होता था वहां से हट जाते थे, ये अपने मन के राजा रहा करते थे। तो उस टाइम पे 379 सीटें संविधान में दी गई और 379 में से 246 जो सीटें थी वो ब्रिटिश भारत को दी गई और 93 सीटें जो थी वो किसको दी गई? देशी रियासतों को। अब जो 246 ब्रिटिश भारत को दी गई थी तो इसमें से 4 जैसे होते हैं आयुक्त, आयुक्त थे, उनको जो 4 है ये जो 292 सीटें, 246 में से 292 सीटें तो ब्रिटिश भारत के पास चली गई और 2 से 4 हो गए, 4 सीटें चली गई आयुक्त मुख्य था उनके पास में। यानी जिस तरह से हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, कितने हैं? 7 हैं, तो उस हिसाब से इसमें भी, इनमें भी उस टाइम पे मुख्य आयुक्त सदस्य हुआ करते थे, ये उनके पास चली गई। अब दूसरी जो लाइन थी हमारी, यानी हर प्रांत व देशी रियासतें हर प्रांत और देशी रियासतों को एक सीट कितनी जनसंख्या होना चाहिए कि जनसंख्या
10 लाख पर एक सीट आवंटित की गई थी। यानी 246 सीटों में से ये इनमें भी ये सुचारू रूप से लागू था। और देशी रियासतों में भी हर प्रांत में यानी 246 सीटें, उसमें भी एक सीट वहां मंडित की गई 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति। तो उस टाइम पे कम से कम 40 करोड़ लाख जनसंख्या हमारे भारत में थी। तो उसके आधार पर ये सीटें बंटवारा उनको बांटा गया था। सेकेंड थर्ड आता है प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण आवंटित की गई तीन मुख्य समुदाय उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से करती है। मुख्य समुदाय तथा उनकी जनसंख्या अनुपात पर की गई ये जो सीटें थी वो तीन मुख्य समुदाय में। और जनसंख्या पहली कौन सी थी? मुस्लिम, सेकेंड सिख एंड थर्ड अन्य। तो इन तीनों में प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत के सीटों का निर्धारण था प्रति 10 लाख व्यक्ति पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। और फोर्थ आ जाएगा कि प्रत्येक समुदाय का सदस्यों को एकल मत के द्वारा चुना जाएगा। अब क्या हुआ, यानी प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को इसमें कोई बाहरी हैसियत नहीं होगा, यानी बाहर से कोई लोग नहीं आएंगे उसमें। उसके चुनाव के अंदर यानी हम अपनी मनमर्जी संविधान का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए, उसमें ये कानून होना चाहिए, ये चीज लागू करना चाहिए, इसमें कोई बाहरी हैसियत नहीं होगा। भारतीय जनता के द्वारा ही वो क्या होगा, संविधान का निर्माण कंप्लीट करवाया जाएगा। जब संविधान का निर्माण जब हमारे जुलाई से अगस्त में 1996 की बात है ये, चुनाव हुए। और कब हुआ था? 1996 में, जुलाई अगस्त में। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि किस प्रकार से सीटें आवंटित हुई? तो 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी उस टाइम पे। और 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई थी, मुस्लिम संघ को। और 50 अन्य जाति जो थी। 208 टोटल कितने? 292 में से 208 कांग्रेस को, और 73 सीटें कितनी थी? मुस्लिम संघ को, 15 थी अन्य जाति को।
और जो देशी रियासतें थे उनका चुनाव कहाँ होता, वो तो मनोनीत किए जाते थे, उनका चुनाव नहीं होता था, उसको मनोनीत किए जाते थे, यानी वो अपने मर्जी से आते थे। तो जो देशी रियासतें थी उस टाइम पे उनकी जो पूरी 93 सीटें थी वो भर नहीं पाई। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो उस टाइम पे वो लोग भी जैसे मुस्लिम संघ थे उस टाइम पे अपना अलग देश का पाकिस्तान का जो उसको आंदोलन लेके बैठे थे उसी टाइप से मतलब देशी रियासतें जो थी, तो वो लोग भी संविधान सभा को नहीं चाहती थी कि वो संविधान बने, उनमें कानून आए और वो उस कानून के हिसाब से हम लोग चले। तो वो लोग अपने मन मर्जी के क्या करते थे, इसलिए ये जो 93 सीटें थी उस टाइम पे पूरी नहीं भर पाई, इसकी आधी ही भर पाई। हमारी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1996 में हुई थी। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी चीज का गठन किया जाता है तो बहुत से लोग आते हैं। अब जब एक कोई भी कहीं भी आप देख लीजिए कि 100 जन आए हुए हैं, अब उन 100 जन का तो 100 जन एक साथ में बोल नहीं सकते, उनको कानूनों को 100 जन एक साथ चला नहीं सकते, उसको चलाने के लिए एक अध्यक्ष चाहिए जो उन्हीं में से चुना गया। तो उस टाइम पे 211 लोग प्रेजेंट हुए थे, ज्यादा लोग नहीं प्रेजेंट हुए थे क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम पे भी नहीं आई थी, तो इसलिए उसमें खाली कितने लोग प्रेजेंट हुए थे, 211 लोग आए थे उस टाइम पे। और उस सभा में सबसे जो बुजुर्ग थे 211 में से उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद आनंद थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कार्यवाहक के रूप में 3 या 4 दिन के लिए उनको अध्यक्ष के पद पे बैठाया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद आनंद को चुना गया। और इस टाइम पे बहुत ज्यादा बीमार भी थे और फिर बाद में उनको इस सभा के बाद में हॉस्पिटलाइज भी करवाना पड़ा था। उसके बाद में जब दूसरी बैठक हुई तब कब हुई, वो 13 दिसंबर को। वो हुई 13 दिसंबर को। अब 4 दिन तक तो इन्होंने अध्यक्षता संभाल ली थी, उसके बाद में इनको हॉस्पिटलाइज जब करवाया गया तो उसमें क्या हुआ, अब हमारा कोई ऐसा काम तो चल नहीं रहा है, काफी बैठकें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन का कार्य चल रहा है, यानी बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। तो दूसरी बैठक कब हुई, 13 दिसंबर 1996 को, और उसका स्थायी सदस्य की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1996 में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सचिदानंद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो भी डॉक्टर सचिदानंद थे। और 13 दिसंबर की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और वो स्थायी रूप से सदस्य भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद में 13 दिसंबर 1996 में उधर से प्रस्ताव पेश किया गया। उधर से प्रस्ताव पेश किया गया। उसमें हमारे ही जनता के हित के बारे में लिखा गया था, हमारे देश के हित के बारे में बताया गया था। तो क्या क्या बताया गया था,
कि ये संविधान सभा को भारत को एक संप्रभु एवं स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना है। यानी जो हमारा भारत था वो पूरी तरह से स्वतंत्र गणराज्य हो। जरूर मतलब कई देशों में देखा गया है कि जहाँ पे गणतंत्र भी चलता रहा है वहां पे ये जो संविधान है वो सुचारू रूप से लागू नहीं हो पाया है। यानी लोग बाग उसको नहीं ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं। एक कोरे कागज की तरह हाँ, नियम है, कानून है, हाँ ठीक है, लागू कर दिया गया है, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। एग्जाम्पल फॉर आज के प्रेजेंट काल में आप देख सकते हैं कि नेपाल की सत्ता किस तरह से छीन हो चुकी है, किस तरह से चेंजी आंदोलन भड़क चुका है और किस तरह से वहां के जो संसद थे उनको आग ही लगा दिया गया है। इस तरह से भड़क चुकी है। यानी अगर वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सत्ता होती हमारे इंडिया की तरह समझ लीजिए तो इतना भड़काव तो नहीं हो पाता, क्योंकि आज तक ऐसा जो भड़क है वो इंडिया में तो कहीं नहीं देखने को मिला है। क्योंकि वहां पे तो संसद को ही जला दिया, सारे दस्तावेजों को ही जला दिया गया है, सारे सबूत ही मिटा दिए गए हैं। तो इस तरह से वहां का एक संविधान, अगर एक कठोर संविधान होता है कि नियम लागू उसके रूप से जनता के हिसाब से, अगर जैसे जनता को लेकर के अगर हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें जनता नहीं भड़केगी। और अधिकतर जब संविधानों में करप्शन बढ़ने लग जाता है तो यही हालत होती है जैसे नेपाल की हुई है। तो आगे अपने आते हैं टॉपिक पे, और सेकेंड इसकी लाइन है, ब्रिटिश में देखो, ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र शामिल है इसमें। ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्र तथा बाह्य क्षेत्र इसमें बोला गया है कि ब्रिटिश भारत हमारे समुदाय के जो क्षेत्र है, अन्य समुदाय के क्षेत्र है, अन्य जातियों के क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र अगर हमारे संविधान में आकर रह रहे हैं तो वो हमारे संविधान का संघ कहलाएंगे। यानी उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं उसके अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे? संविधान का संघ कहलाएंगे। यानी ब्रिटिश भारत सभी क्षेत्र जो भी अगर बाहर से कोई आकर के उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहा है तो वो हमारे संविधान का क्षेत्र संघ कहलाएंगे। अब थोड़ा जाता है इन देशों के हितों तथा सीमाओं का निर्धारण सुचारू रूप से संविधान के द्वारा किया जाएगा। यानी जो देश है उनके हित के लिए उनकी जो सीमाएं हैं उनका जो निर्धारण है वो सुचारू रूप से संविधान के द्वारा किया जाएगा। यानी इसका ज्यादा है, उसका वो है, इसकी सीमा पे ये चीज लागू होना चाहिए, इस सीमा पे इतने लोग इस तरफ से बनाए जाने चाहिए। तो इसमें कोई भी दो तरह से नहीं देखा जाएगा, एक ही गाँव से तो संविधान का निर्माण संविधान के द्वारा उसकी सीमाओं का निर्धारण सुचारू रूप से
किया जाएगा। फोर्थ है स्वतंत्र भारत का निर्माण। सरकार के अधिकार, सरकार के अंग, अधिकार आम जनता द्वारा करवाया जाएगा, आम जनता निर्धारित करेगी। स्वतंत्र भारत का निर्माण, सरकार के जो विभिन्न कार्य हैं उसको सुचारू रूप से किस तरह चलाना है इस बात का, और किस तरह से हमारे कानून बनाए जाएंगे, जनता के हित के बनाए जाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा जनता को इन्वॉल्व होना है। जनता के रूल रेगुलेशन के जिस हिसाब से वो चाहती है कि हमारी सरकार सत्ता में इस तरह से चले, तो उस हिसाब से चलाया जाएगा। उस टाइम पे ये बात कही गई थी। समाज के लिए उस टाइम पे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, हर दृष्टि से देखा जाए तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो नीच जाति का हो। स्पेशल इसमें जो पिछड़ा वर्ग जो था उस टाइम पे, तो उसको ज्यादा आरक्षण दिया गया, यानी पिछड़े वर्ग को भी ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, महिलाओं को पुरुष के बराबर का दर्जा दिया जाएगा। ये सारी बातें उस टाइम पर सुचारू रूप से कही गई। तो जब ये सब बातें जो थी और ये जब सब बातें उस टाइम पे कही गई, तो जो लोग थे उनके मन में धीरे धीरे ये बातें जागने लगी कि हाँ, जैसे वोट आ रहे हैं, अब नेता आते हैं, हम अपनी बातें नेताओं के सामने रखते हैं, तो वो बोलते हैं डेफिनेटली हम इस कार्य पे ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, इसी के साथ ज्यादा वोट जाना चाहिए, ये नेता तो हमारा काम सबसे जल्दी करेगा, ये हमारी तरफ है, ये हमारी पार्टी है, तो इसकी तरफ वोट जाना चाहिए। तो इस तरह सारे लोग एक तरफ झुक जाते हैं और वो व्यक्ति जीत जाता है। जीतने के बाद फिर कौन सा कानून किस तरह से सुचारू रूप से लागू किया जाता है। तो इस टाइम पे ऐसी बड़ी बड़ी मतलब ये उद्देश्य प्रस्ताव उस टाइम पे ये बोला गया था कि ऐसी मतलब ये सारी बातें बोली गई ताकि जनता को जो है वो सीटों तक लाया जा सके, वो पूरा सभा में शामिल हो सके, अपने लिए उस टाइम पे कोई आंदोलन ना खड़ा करे जिस तरह से। फिर उस दौरान क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो रहा था, तो इस टाइम पे मुस्लिम लीग भी उस टाइम पे जब ये बातें सब सुनी तो वो काफी हद तक संतुष्ट हुए, और देशी रियासतें जो मनोनीत किए गए थे, जो अपनी मन मर्जियों का शासन चलाते थे, तो उनके भी बहुत से सदस्य इस सीटों में शामिल होने लग गए थे। जब इसमें शामिल होने लग गए तो सुचारू रूप से ये संविधान का निर्माण होने का जब बात आया, तो जब संविधान कार्य कर रहा था उस टाइम पे, तो ये दो तरीके से कार्य कर रहा था। एक तो स्वतंत्र भारत का संविधान कैसे बनाया जाए, स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इस बात पे कार्य कर रहा था। कि संविधान कैसा होना चाहिए। दूसरा, एक ये विधायिका के रूप में कार्य कर रहा था, यानी ये जब भी सभा की बैठक होती थी, तो ये स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। दूसरा कि एक विधायक के रूप में कार्य कर रहा था कि इसको किस तरह सुचारू रूप से लागू करना है, किस तरह से कब लागू करना है, इसमें कितनी बैठकें हुई, इस तरह का कार्य जो वो विधायक के रूप में कार्य कर रहा था।
तो स्वतंत्र भारत का कार्यकर्ता, उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। और विधायिका के रूप में जब कार्य करता था, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? मावलंकर। मावलंकर की अध्यक्षता में ये कार्य सुचारू रूप से करवाया जाता था। अब क्या था, हमारे भारत का बंटवारा हो चुका था। मुस्लिम लीग जो थे वो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, जो भारत के भारतीय में। अब इस तरह क्या होता, हमारी जो सीटें थी टोटल कितनी थी? 389। 389 हमारी सीटें थी, वो अब कितनी बची? 1996 में माउंट एबन योजना के द्वारा जब ये सब कुछ हुआ, तो किस योजना के द्वारा? माउंट एबन योजना के द्वारा जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उस टाइम पे हमारी जो सीटें 379 से बचकर कितनी रह गई? 299। कितनी सीटें रह गई थी उस टाइम पे हमारे? इसमें से आधे जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, जो मुस्लिम नहीं था। इस तरह से जो हमारी सीटें थी उस टाइम पे वो बहुत ही टूट चुकी थी। और कितने आकर कितने बचे थे? 299 बचे थे। उसमें से अब इसके अंदर 229 तो ब्रिटिश भारत को दे दिया गया था, और देशी रियासतों को कितना दिया गया था? 70 सीटें इनको आवंटित कर दी गई थी। ब्रिटिश भारत में और एक बात कब की है? 1947 की। उधर अब ये इसको सुचारू रूप से लागू था करना था संविधान का निर्माण। उस टाइम सेकेंड युद्ध के बाद ही इसको लागू करना था। स्वतंत्र भारत, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो कितनी इस कार्य में कितनी कठिनाई आई, कितनी बांधना बार बार आती रही। जब जब संविधान सभा की बातें चली, कुछ ना कुछ उसके अंदर विरोध होते रहे। अब इसमें टोटल हम बताएं तो इसमें टोटल कितनी बैठकें हुई होगी, अब इसकी जिक्र हम करते हैं। तो इसको बनाने में संविधान सभा को कितने साल का? संविधान के निर्माण में लगा समय कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितने महीने लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इन 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुल कितने बैठकें हुई संविधान के निर्माण को लेकर के? कुल बैठकें 11। टोटल 11 बैठकें हुई 2 साल 11 महीने 18 दिन में। इस दौरान क्या हुआ था कि 60 राज्यों के संविधान को देखा गया था। जो सदस्य थे वो विभिन्न 60 राज्यों में गए, 60 देशों में गए, और 60 देशों में जाकर 60 संविधानों का क्या हुआ? अवलोकन किया गया, और उस पर 114 दिन क्या किया गया? विचार किया गया। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, और उस पर 114 दिन विचार किया गया। और 60 संविधानों का अवलोकन करने के बाद 114 दिन विचार करने के बाद हमारे संविधान
का निर्माण किया गया था। यानी एक भारत का संविधान बनाना था, बहुत ही विशाल है भारत, छोटा सा तो है नहीं। इसके लिए 11 बैठकें हुई, 2 साल 11 महीने 18 दिन का सफर तय हुआ और 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और 114 दिन उस पर विचार विमर्श किया गया। और इसमें पूरा टोटल खर्चा कितना आया? पूरा खर्चा उस टाइम पे 64 लाख के लगभग, 64 लाख के लगभग उस टाइम पे पूरा खर्चा आया। फिर हमारा संविधान, और जब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 11वीं बैठक जो थी, अंतिम बैठक 24 जनवरी को हुई थी, 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 में हुई थी। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान सभा का निर्माण पूर्ण हो चुका था। छब्बीस जनवरी 1950 को संविधान सभा का गठन हुआ था और उसके बाद में एक संसद के रूप में कार्य करने लग गई थी। और इसके अंदर जिस तरह से हमने पढ़ा कि सभी लोगों की भागीदारी रही है, इसके बाद में प्रारूप समिति का कार्य हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जुलाई को। इसके बाद में जब विधानसभा का गठन हो गया तो उसके बाद में 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 24 जनवरी 24 जुलाई नहीं, 24 जनवरी। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसके बाद 24 जनवरी को ही, यानी हमारे संविधान का निर्माण होने से पहले हमारे संविधान का गठन हुआ उस दिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय गीत इसी के लिए गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। किसके रूप में? राष्ट्रपति। यानी 24 जनवरी को लास्ट हमारी बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का हमारे भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था। उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान का गठन किया गया था। इस तरह से हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।